नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर एक श्रोता ने हमसे बात करने को कहा था और आजकल मतलब हर तरफ इसकी चर्चा भी है। मनरेगा, हम्म। या शायद अब मुझे इसे मनरेगा नहीं कहना चाहिए। 2025 में भारत की जो सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना थी उसका नाम बदल दिया गया है बिल्कुल। और नया नाम कुछ ऐसा है जो सुनने में रामजी जैसा लगता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक नाम का फेरबदल है या इसके पीछे भारत के ग्रामीण रोजगार की पूरी बुनियाद को हिला देने वाला कोई बड़ा बदलाव छिपा है। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं है, ये सोच का है। अच्छा। हम यहाँ ग्रामीण कल्याण की जो पूरी विचारधारा है उसे बदलते हुए देख रहे हैं। मतलब हम एक अधिकार आधारित व्यवस्था से, जहाँ काम मांगना गांव के नागरिक का कानूनी हक था, एक आवंटन आधारित व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। आवंटन आधारित। हाँ, जहाँ सरकार पहले से तय करेगी कि किस राज्य को कितना पैसा देना है। ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं बदला है, बल्कि 2 दशक पुराने एक पूरे कानून को खत्म करके उसकी जगह एक नया कानून लाया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत इसी दिलचस्प नाम से करते हैं, वीबीजी राम जी। सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन जब इसे खोला जाता है तो राजनीति की कई परतें सामने आती हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन और ब्रैकेट में ग्रामीण बिल 2025। जी। जरा इसे तोड़कर देखते हैं। वीबी का मतलब है विकसित भारत, जी है गारंटी, आर है रोजगार, ए है एंड, एम है मिशन और आखिर में जी है ग्रामीण। इन सबको मिला दें तो ये बन जाता है वीबीजी राम जी। बिल्कुल, और यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। सरकार का पक्ष ये है कि यह नाम विकसित भारत 2047 के बड़े लक्ष्य और राम राज्य की भावना से प्रेरित है, जिसे वो एक आदर्श कल्याणकारी राज्य के तौर पर देखते हैं। उनका तर्क है कि ये ग्रामीण भारत के विकास और सुशासन का प्रतीक है। लेकिन विपक्ष का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। उनका आरोप है कि ये महात्मा गांधी की जो धर्मनिरपेक्ष विरासत थी उसे योजना से पूरी तरह हटाने की कोशिश है और इसकी जगह एक खास सांस्कृतिक विचारधारा को स्थापित किया जा रहा है। हाँ, ये आरोप लगा है। मुझे स्रोतों में शशि थरूर की एक टिप्पणी मिली जो काफी दिलचस्प है। उन्होंने संसद में कहा था कि इस बिल के अंग्रेजी शीर्षक में रोजगार और ग्रामीण जैसे हिंदी शब्द जानबूझकर डाले गए हैं। अच्छा। सिर्फ इसलिए ताकि इसका छोटा रूप जी राम जी बन सके। उनका कहना था कि ये कानून बनाने के तौर तरीके के भी खिलाफ है, जहां आप एक ही शीर्षक में 2 अलग-अलग भाषाओं के शब्दों को इस तरह नहीं मिलाते। और ये सिर्फ एक मामूली बात नहीं है, ये दिखाता है कि नाम के पीछे कितनी सोची समझी रणनीति है। और ये भी समझना होगा कि ये बदलाव किसी सरकारी आदेश या नोटिफिकेशन से नहीं हुआ है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। सरकार ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसे कानून को निरस्त कर बदलना कहते हैं। मतलब उन्होंने पुराने महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 को पूरी तरह रद्द कर दिया है और उसकी जगह संसद से एक बिल्कुल नया कानून पास करवाया। तो ये बदलाव बहुत मजबूत और स्थायी है। इसे पलटना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये समझने के लिए कि क्या कुछ इतना बड़ा बदल गया है, हमें पहले ये याद करना होगा कि मनरेगा असल में था क्या। उसकी आत्मा क्या थी। संक्षेप में अगर देखें तो उसकी कुछ खास बातें थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो यही थी कि ये एक कानूनी गारंटी थी। सही। हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन के काम का कानूनी हक था। ये कोई सरकारी मेहरबानी नहीं थी। और इसी से जुड़ी दूसरी सबसे अहम बात थी कि ये मांग आधारित योजना थी। हाँ। इसका मतलब था कि अगर आपने काम मांगा तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि 15 दिनों के अंदर आपको काम दे। और अगर नहीं दिया तो उसे आपको घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत थी जो मजदूर के हाथ में दी गई थी। सरकार बजट का बहाना नहीं बना सकती थी। सही कहा। तीसरी खासियत थी इसका विकेंद्रीकरण। मतलब गांव में कौन सा काम होगा, तालाब खोदेगा या सड़क बनेगी, इसका फैसला दिल्ली या लखनऊ में बैठे अफसर नहीं करते थे। इसका फैसला गांव के लोग खुद ग्राम सभा में बैठकर करते थे। बिल्कुल। और चौथी बात जो राज्यों के लिए बहुत जरूरी थी वो ये कि मजदूरी पर होने वाला 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। हाँ, इससे राज्यों पर कोई सीधा वित्तीय बोझ नहीं पड़ता था। और इसके असर को कम करके नहीं आंका जा सकता। मनरेगा सिर्फ एक रोजगार योजना नहीं थी, ये ग्रामीण भारत के लिए एक जीवन रेखा थी, खासकर संकट के समय में। बिल्कुल। सूखे के समय या जब कोविड-19 महामारी आई और लाखों मजदूर शहरों से गांव लौटे, तब मनरेगा ने ही उन्हें संभाला।
इसने गांव में मजदूरी की दरें भी बढ़ाईं। अच्छा। हाँ, और लोगों को मजबूरी में बहुत कम पैसों पर काम करने से बचाया। हाँ, ये भी सच है कि इसमें भ्रष्टाचार और मजदूरी मिलने में देरी जैसी बड़ी समस्याएं थीं, और सरकार ने इन्हीं समस्याओं को नए बिल को लाने का मुख्य कारण बताया है। चलिए, तो अब उस नए बिल पर आते हैं जिसकी इतनी चर्चा है। पहली नजर में देखने पर इसमें एक बहुत अच्छी बात दिखती है। काम के दिनों की गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। कागज पर तो ये सीधे सीधे 25% की बढ़ोतरी है। कौन कहेगा कि ये बुरी बात है? हाँ, कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहीं पर हमें स्रोतों में दिए गए आंकड़ों को देखना होगा। क्या कहते हैं आंकड़े? पिछले कई सालों का औसत देखें तो मनरेगा के तहत लोगों को साल में औसतन 50 से 52 दिन का ही काम मिल पाया है। तो सवाल ये उठता है कि जब 100 दिन की गारंटी ही जमीन पर पूरी नहीं हो पा रही थी, तो क्या सिर्फ दिनों की संख्या 125 कर देने से हालात बदल जाएंगे? आलोचकों का कहना है कि अगर इसके लिए बजट नहीं बढ़ाया गया तो ये वादा सिर्फ एक चुनावी घोषणा बन के रह जाएगा। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने कागज पर तो काम के दिन बढ़ा दिए, लेकिन असल में उसे पाने का रास्ता शायद और मुश्किल कर दिया हो सकता है। क्योंकि अब हम उस प्रावधान पर आए हैं जहां शायद असली खेल छिपा है, और वो है फंडिंग का फॉर्मूला। जैसा हमने अभी बात की, मनरेगा में मजदूरी का 100% पैसा केंद्र देता था, लेकिन अब क्या बदला है? अब सब कुछ बदल गया है। नए बिल में मजदूरी के खर्च का अनुपात 60-40 कर दिया गया है। 60-40? हाँ, यानी 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और बाकी 40% का बोझ राज्य सरकार को खुद उठाना होगा। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है जिसके असर बहुत गहरे होंगे। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है, खासकर उन राज्यों के लिए जिनकी आर्थिक हालत पहले से ही ठीक नहीं है। बिल्कुल। सोचिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा जैसे राज्य जो पहले से ही पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, उन पर अचानक करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझा पड़ेगा। तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका सीधा नतीजा ये होगा कि जब राज्यों को अपनी जेब से 40% पैसा देना पड़ेगा, तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि काम की मांग को कम से कम रखा जाए ताकि उनका खर्च बचे। वो नए काम शुरू करने में हिचकिचाएंगे। अच्छा। तो जो योजना पहले मांग आधारित थी, वो अब असल में बजट सीमित बन जाएगी। गारंटी का पूरा मतलब ही खत्म हो जाएगा। और यहीं पर वो नॉर्मेटिव एलोकेशन वाली बात आती है, जो सुनने में बहुत तकनीकी लगती है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, पहले सरकार का वादा था कि आपके परिवार में अगर कोई बीमार पड़ेगा तो इलाज का पूरा खर्च सरकार देगी, चाहे वो 1000 रुपए हो या 1 लाख। ये मनरेगा की ओपन एंडेड व्यवस्था थी। ठीक है। लेकिन नया बिल यानी नॉर्मेटिव एलोकेशन ये कहता है कि अब सरकार आपके परिवार को साल की शुरुआत में ही बता देगी कि आपको इलाज के लिए सिर्फ 20,000 रुपए मिलेंगे। और अगर खर्च ज्यादा हुआ तो? अब अगर इलाज का खर्च 50,000 रुपए आ गया तो बाकी 30,000 का इंतजाम आपको खुद करना होगा। अरे वाह! मतलब अब केंद्र सरकार हर राज्य के लिए साल की शुरुआत में ही एक बजट की सीमा तय कर देगी, और अगर किसी वजह से, जैसे सूखा पड़ गया और काम की मांग बहुत बढ़ गई और वो बजट खत्म हो गया, तो सारा बोझ राज्य पर आ जाएगा। केंद्र अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लेगा। ठीक यही मतलब है। ये केंद्र की वित्तीय देनदारी को सीमित कर देता है, लेकिन ये रोजगार की गारंटी के मूल विचार पर ही हमला है। गारंटी का मतलब ही ये होता है कि उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं हो सकती। इस बिल में एक और ऐसा नियम है जो पहले कभी नहीं था और जो सीधे सीधे गांव की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। इसमें खेती के सबसे व्यस्त मौसम में 60 दिनों तक इस योजना के तहत काम पर रोक लगाने का प्रावधान है। जी, और इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि बड़े किसान लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि मनरेगा की वजह से उन्हें खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते। अच्छा। और अगर मिलते भी हैं तो बहुत ज्यादा मजदूरी देनी पड़ती है। सरकार का कहना है कि इस रोक से खेती के लिए सस्ते मजदूर आसानी से उपलब्ध होंगे। लेकिन क्या स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि इसका दूसरा पहलू क्या है? भूमिहीन मजदूरों पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल। आलोचकों का कहना है कि मनरेगा का एक बड़ा फायदा ये था कि इसने मजदूरों को सौदेबाजी की ताकत दी थी। उन्हें पता था कि अगर जमींदार कम पैसे देगा तो वो मनरेगा में काम कर लेंगे। एक विकल्प था उनके पास। हाँ, इससे गांव में एक न्यूनतम मजदूरी का स्तर बन गया था। अब अगर साल के सबसे जरूरी 60 दिनों के लिए मनरेगा को बंद कर दिया जाएगा तो मजदूरों की यह सौदेबाजी की ताकत खत्म हो जाएगी। तो उन्हें कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्हें मजबूरी में जमींदारों की तय की हुई कम मजदूरी पर काम करना पड़ेगा।
ये सीधे तौर पर भूमिहीन मजदूरों के हितों के खिलाफ जाता है। और इस पूरे बदलाव को जमीन पर लागू करने के लिए तकनीक का बहुत बड़ा रोल है, जो पिछले कुछ सालों से मनरेगा में पहले से ही एक विवाद का विषय रहा है। हाँ, और नया बिल उन तकनीकी शर्तों को अब कानूनी रूप से अनिवार्य बना रहा है, जैसे आधार से जुड़ा बैंक खाता होना, जिसे ABBS कहते हैं। और वो मोबाइल ऐप से हाजिरी लगाना। हाँ, MMMS यानी मोबाइल ऐप के जरिए दिन में 2 बार फोटो खींचकर हाजिरी लगाना। कागज पर ये चीजें पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हमारे पास एक रिपोर्ट का जिक्र है जो बताती है कि नए eKYC और आधार से जुड़े नियमों को पूरा करने के दबाव में देश भर में 27 लाख से ज्यादा जॉब कार्ड सिस्टम से हटा दिए गए। 27 लाख? हाँ, और इसे डिलीशन बाय डिजाइन कहा गया, यानी एक सोची समझी छटनी। सोची समझी छटनी, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हुआ ये कि जो गरीब मजदूर अपने आधार कार्ड की गलतियों को ठीक नहीं करवा पाए या जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं हो पाया, उन्हें सिस्टम ने फर्जी मानकर बाहर कर दिया। मतलब ये सीधे सीधे तकनीक के जरिए लोगों को उनके अधिकार से वंचित करना है। बिल्कुल। और मोबाइल से हाजिरी की कहानी तो और भी अजीब है। दूर दराज के इलाकों में जहां इंटरनेट का नेटवर्क नहीं आता, वहां मजदूरों की हाजिरी ऐप पर अपलोड ही नहीं हो पाती। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाखों मजदूरों की दिहाड़ी सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि उनकी दोपहर वाली सेल्फी समय पर अपलोड नहीं हो सकी। तो ये नया कानून इस तकनीकी बहिष्कार को एक तरह से कानूनी मान्यता दे देगा। हाँ, बिल्कुल। इस पूरी बहस में एक और बड़ा मुद्दा है केंद्र और राज्यों के रिश्ते। यहाँ पश्चिम बंगाल का उदाहरण एक केस स्टडी की तरह हमारे सामने आता है, जहाँ केंद्र ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर 2022 से 2025 तक लगभग 3 साल मनरेगा का पूरा पैसा ही रोक दिया था। और अब उस घटना को इस नए बिल के साथ जोड़कर देखिए। पहले केंद्र को पश्चिम बंगाल का फंड रोकने के लिए कानून की धारा 27 का इस्तेमाल करना पड़ा था, जिस पर काफी विवाद हुआ। लेकिन VBG रामजी बिल के तहत अब केंद्र को ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कैसे? क्योंकि अब व्यवस्था ही ऐसी बना दी गई है। जैसे ही किसी राज्य का नॉर्मेटिव एलोकेशन यानी वो पहले से तय किया हुआ बजट खत्म होगा, केंद्र की तरफ से पैसा आना अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा। केंद्र कह सकता है कि हमने तो अपने हिस्से का पैसा दे दिया, अब बाकी जिम्मेदारी राज्य की है। इससे क्या होगा कि पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति विपक्ष शासित राज्यों में बहुत आम हो सकती है, और ये केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के संघीय ढांचे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो तस्वीर क्या बनती है? नाम महात्मा गांधी से बदलकर रामजी हो गया है। रोजगार की गारंटी कागज पर 100 दिन से बढ़कर 125 दिन हो गई है। लेकिन योजना की जो आत्मा थी, यानी एक कानूनी अधिकार और मांग आधारित चरित्र, वो अब एक बजट सीमित आवंटन में बदल गई है, जिसका रिमोट कंट्रोल राज्यों से ज्यादा केंद्र के हाथ में चला गया है। बिल्कुल सही सारांश है। ये बिल सरकारी खजाने पर बोझ कम करने और तकनीक के जरिए सब कुछ केंद्रीकृत करने को प्राथमिकता देता है, न कि एक विकेंद्रीकृत सामाजिक सुरक्षा को। तो नाम का बदलना सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ी वैचारिक पारी का संकेत है, जहां विकास यानी विकसित भारत और संस्कृति यानी राम राज्य के विचार को मिलाकर ग्रामीण भारत के लिए एक नई कहानी गढ़ने की कोशिश हो रही है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर खत्म होती है, जो शायद श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करें। एक विकासशील देश में सामाजिक सुरक्षा का जाल कैसा होना चाहिए? क्या उसे एक असीमित कानूनी अधिकार होना चाहिए जो किसी भी संकट जैसे महामारी या सूखे के समय अपने आप फैल सके? या फिर उसे एक पहले से तय बजट की सीमाओं में बंधी हुई योजना होना चाहिए जिसे ऊपर से नियंत्रित किया जाए? इस सवाल का जवाब ही शायद आने वाले समय में ग्रामीण भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।